बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से। टॉपिक हमारा है आज क्रेडिट कंट्रोल के तरीके। इससे पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्रेडिट कंट्रोल क्या है। मुल्क में क्रेडिट की एक ख़ास हद ज़रूरी होती है, उस हद से ऊपर जाना भी गलत होता है, उस हद से नीचे चले जाना भी गलत होता है। तो ये क्रेडिट होता क्या है, क्रेडिट कंट्रोल कहते किसको हैं, मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम ये देखेंगे कि क्रेडिट को कंट्रोल कैसे किया जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स दो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, या तो हम जनरल मेथड इस्तेमाल करेंगे या फिर स्पेशल मेथड इस्तेमाल करेंगे। जनरल मेथड को हम क्वांटिटेटिव मेथड का नाम भी देते हैं और इसको हम सिलेक्टिव कंट्रोल का नाम भी देते हैं या सिलेक्टिव मेथड्स का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट टॉपिक ज़रा थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम इसको दो वीडियो में शायद डिवाइड कर दें, और अगर हम दो वीडियो में डिवाइड कर देंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इसका एक हिस्सा हम एक वीडियो में और एक हिस्सा हम दूसरी वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। और अगर वीडियो की जो तूल जो है वो ज़्यादा ना हुआ तो फिर एक ही वीडियो में। चले चलते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, मुल्क का सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि क्रेडिट को कंट्रोल किया जाए। फैल गया है ज़्यादा या सुकड़ गया है ज़्यादा, दोनों सूरतों में कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोनों सूरतों में उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्वांटिटेटिव मेथड्स पर आज डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारे पास नंबर 1 बैंक रेट पॉलिसी में तब्दील कर देते हैं हम। नंबर 2 ओपन मार्केट पॉलिसी को अपना लेते हैं। नंबर 3 चेंज इन रिजर्व रेशो भी कर सकते हैं, और उसके बाद राशनिंग ऑफ क्रेडिट भी कर सकते हैं। उर्दू में अगर हम इसको देखें तो हम शरह सूद में तब्दीली करके भी ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम खुले बाजार का अमल जो है इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर जो है ज़र महफूज का तनासुज है उसको में भी तब्दीली कर सकते हैं, और फिर है क्रेडिट की राशनबंदी, इसमें भी हम तब्दीली कर सकते हैं। आइए हम इसका भी तारुफ थोड़ा सा कर लें। सिलेक्टिव मेथड में हम 4 तरीके ही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी हम 4 तरीके ही इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्टिव में भी 4 इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्टिव में क्या है 4 हमारे पास, डायरेक्ट एक्शन भी कर सकते हैं, बराह रास्त एक्शन भी ले सकती है हमारी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। उसके बाद है मॉरल परसुएशन, इखलाकी तौर पर भी दबाव डाल सकते हैं हम आपके ऊपर, और लेजिस्लेशन कोई कानून साजी भी कर सकते हैं, और इश्तेहारकारी की मुहिम, इश्तेहारी मुहिम भी चला सकते हैं। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसको क्वांटिटेटिव मेथड्स को देखते हैं। बैंक रेट पॉलिसी, जब सेंट्रल बैंक ये देखता है कि मुल्क में क्रेडिट बहुत ज्यादा हो गया है, कर्जे लेने वाले तादाद में ज्यादा आ रही हैं, मुल्क में ज्यादा लोग कर्जे ले रहे हैं, अब उस कर्जे को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, काइंडली वो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। मेरी बैंकिंग की प्लेलिस्ट में जाया करें और वहां सर्च कर लिया करें ये सारी की सारी चीजें। तो आपने देखा कि वहां मैंने आपको बताया था कि ये बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट है क्या चीज, तो शरह सूद है बेसिकली। तो बैंक क्या करता है, या फिर सेंट्रल बैंक क्या ऐलान करता है, क्या कानून बनाता है, या फिर क्या कदम उठाता है। इनिशिएटिव हम ये लेते हैं कि जब मुल्क में बहुत ज्यादा कर्जा लेने वाले अफराद आ गए हैं, लंबी लाइन लग गई है कर्जा लेने वालों की, और हम चाहते हैं कि इतने लोगों को कर्जा ना दें, तो हम शरह सूद में इजाफा कर देंगे। मैं फर्ज कर लेता हूं कि आपका जो कर्जा है कि वो इस वक्त मिल रहा है 14% पर। इसका मतलब है कि आपने 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया, तो साल के बाद आपको 1 करोड़ तो पे करना ही करना है, या फिर जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, और साथ में आपको 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो कि इंटरेस्ट की मद में आएगा वो भी पे करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग कर्जा ना ले भाग जाएं, तो फिर हम इस 14% को 15% कर देंगे, 16% कर देंगे, 18% कर देंगे। आप देखिए कि जब आवाम ये सोचेंगे कि मैं 1 करोड़ रुपए कर्जा ले रहा हूं, 14 लाख मैं पहले दे रहा था, 2 लाख मुझे और पे करना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं कही कि मुझे 1 करोड़ रुपए में इतना मुनाफा नहीं आएगा तो मुझे तो बैंक को ही ज्यादा देना पड़ जाएगा। लिहाजा हाथ खींच लेंगे और वो लोग कर्जा लेना मना कर देंगे, बंद कर देंगे। यूं कर्जा लेने वालों की तादाद आएगी हमारे पास, लेकिन चूंकि वो कर्जा महंगा मिल रहा है, बैंक रेट पॉलिसी तब्दील हो चुकी है, शरह सूद बढ़ चुका है, लिहाजा वो शरह सूद का नाम सुनकर पीछे चले जाएंगे और कर्जा लेने से इनकार कर देंगे। अब इसके उलट चले जाएं, अगर हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई कर्जा ले ही नहीं रहे लोग, कर्जा लेने के लिए आए ताकि डेवलपमेंट हो, ताकि थोड़ी सी इंडस्ट्री बढ़े, बिजनेस बढ़े, और लोगों के पास पैसा नहीं है, और गवर्नमेंट चाहती है कि हम खुद पैसा कर्जे के तौर पर लोगों को देकर मुल्क में डेवलपमेंट करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट कहेगी कि भाई कर्जा लो ना आके, तो लोग कहेंगे नहीं हम तो कर्जा नहीं ले रहे आपसे। भाई क्यों नहीं ले रहे? भाई 1 करोड़ रुपए कर्जा ले रही हैं, उसके ऊपर आप 15 लाख रुपए हमसे इजाफी चार्ज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी भाई हम कम कर देते हैं। भाई कितना कम कर देते हैं? हम 14 लाख को 7 लाख पर ले आते हैं, फर्ज कर लेते हैं। अब लोग ये सोचेंगे कि कहाँ 14 लाख, कहाँ 7 लाख, तो ये तो बहुत कम मुनाफा है जो हमें देना है। कुछ मुल्कों में तो ये 4%, 2% पर भी चला जाता है।
तो अगर बैंक रेट पॉलिसी में तब्दीली कर दी जाए, शरह सूद कम कर दी जाए, तो लोग ये समझेंगे भाई 1 करोड़ रुपए लेना है, उसके पीछे 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना है, एक साल बाद 1 करोड़ एक साल में अच्छा खासा कमा लेगा, लिहाजा क्यों ना हम कर्जा ले लें। लिहाजा लोग कर्जा लेना शुरू करें। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो कर्जा लेने वाले बाहर चले जाते हैं, मार्केट से नहीं लेते, और कर्जा सस्ता कर दिया जाए तो लोगों की तादाद ज्यादा आ जाती है कर्जा लेने के लिए। जो भी पॉलिसी है उसके मुताबिक हम इसको जो आपकी बैंक रेट पॉलिसी है इसमें तब्दीली कर देते हैं, यूं क्रेडिट कंट्रोल में आ जाता है। क्रेडिट फैल गया है, हम चाहते हैं सुकड़ जाए, महंगा कर देंगे कर्जे को, और क्रेडिट फैल ही नहीं रहा, लोग कर्जा नहीं ले रहे, तो हम सूद को कम कर देंगे ताकि फैलना शुरू हो जाए। नंबर 2 पे चलते हैं, ओपन मार्केट पॉलिसी। स्टूडेंट्स, इसमें क्या करता है स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ऑफ द टाइम कि वो ये कहती है कि जी आपके कर्जों को, आपके कर्जा लेने वालों को, कर्जा देने वालों को, कमर्शियल बैंक्स को आजाद छोड़। गवर्नमेंट नो इंटरफियरेंस की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर लेती है। गवर्नमेंट सिंपली आपको आजाद छोड़ देगी, तो बैंक क्या करेंगे, अब हर बैंक जो है वो बैंक इंडिविजुअली फैसला करेंगे। बैंक ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग कर्जा लेना चाह रहे हैं, कर्जा महंगा कर देंगे, और बहुत सारे लोग नहीं ले रहे, कर्जा सस्ता कर देंगे। यूं ओपन मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर अगर मेरे पास पैसा मौजूद है सप्लाई के लिए, तो मैं उसको सस्ता करके लोगों को डिलीवर कर दूंगा, और अगर मेरे पास सप्लाई कम है पैसों की, मैं कर्जा ज्यादा नहीं इशू कर सकता, तो लिहाजा मैं उसको महंगा कर दूंगा सप्लाई कम की वजह से। इसी तरीके से डिमांड को भी चेक किया जाता है। तो खुले बाजार के अमल में क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई की दोनों कुव्वतों को हम आजाद छोड़ देते हैं। जिस जगह पर टैकलिंग हो जाती है, जिस जगह पर बार्गेनिंग हो जाती है, जिस जगह पर तय हो जाता है, बस वही शरह सूद पर कर्जा जो है वो जारी हो जाता है। अगर किसी वक्त कर्जा डिमांड और सप्लाई में चेंज आ जाता है तो उसके प्राइस में भी इंटरेस्ट रेट में भी तब्दीली आ जाती है, तो यूं भी कंट्रोल कर लेते हैं। नंबर 3 पर है चेंज इन रिजर्व रेशो। एक स्टूडेंट मेरी वीडियो आई हुई है, उसको जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये रिजर्व रेशो क्या होता है, रिजर्व फंड क्या होता है, रिजर्व, तो ये क्या होता है, महफूजात, ज़र महफूज होता क्या है। दरअसल मैं थोड़ा सा यहाँ भी बताता चला जाऊँ कि जब भी कोई बैंक अपना बिजनेस करता है तो उस पर सेंट्रल बैंक की तरफ से एक पाबंदी होती है, और वो पाबंदी ये है कि आप अपने तमाम एसेट्स का, आप अपने तमाम डिपॉजिट्स का, आप अपने बिजनेस का जो आपके पास डिपॉजिट होगा उसका एक खास परसेंटेज रकम बतौर जमानत सेंट्रल बैंक के पास रखवाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं कि हम कहते हैं कि अगर आपके पास, आप एक बैंकर हैं और आपके पास जो है वो फर्ज कर लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया जो है वो जमा होता है, रोजाना 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट होता है, तो स्टेट बैंक क्या कहता है आपको, ये सेंट्रल बैंक आपको क्या कहता है कि 1 करोड़ रुपया जमा हो रहा है, इसमें से 10% यानी कि 10 लाख रुपए आप हमें डिपॉजिट करवा दें, तो यूं आपके पास 90 लाख रुपए रह जाएगा जिसका आप बिजनेस कर सकेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि मुल्क में कर्जा कम हो जाए। कर्जा कम होने के लिए हम क्या करते हैं, बैंकों की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। कैसे कम कर देंगे भाई, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो हमने आपको कहा है कि 10% जो है वो आप इसका रिजर्व फंड के तौर पर बैंक को जमा करवा दें, सेंट्रल बैंक को, तो आपने करवा दिया। तो आपने 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए उसको दे दिया, तो आपके पास बिजनेस करने के लिए बच गया है 90 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये 90 लाख रुपए भी ना रहे, तो हम रिजर्व रेशो को बढ़ा देंगे। हम कहेंगे भाई देखो, अब तक तो आप 10% जमा करवाते थे, अब आप 20%, वैसे इतना होता नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, ये जब बढ़ता है तो 1%, 2%, बस इस तरह ज्यादा बढ़ता है। इसका मतलब नहीं है कि 10% को 20% कर दिया जाए या 10% को 50% कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता, बस 1%, 2% की तब्दीली आती है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि अगर सेंट्रल बैंक कह देता है कि भाई अब आपने हमें 20% जो है वो डिपॉजिट करवाना है, तो फिर जब आपके पास 1 करोड़ रुपया था, उसमें से 10 लाख रुपया आपने हमें दे दिया, आपके पास बिजनेस के लिए बच गया 90 लाख रुपया, तो आप बिजनेस 90 लाख रुपए का करेंगे, 90 लाख रुपए आगे जो है वो एडवांस के तौर पर डिलीवर कर देंगे, कर्जे के तौर पर डिलीवर कर देंगे। लेकिन जब हमने कहा कि 20% जमा करवा दो, तो 20% जमा करवाने का मतलब यह हुआ कि अब आपके पास कर्जा देने की सलाहियत 90 लाख रुपए की नहीं रही, क्योंकि 1 करोड़ में से 20 लाख आपने बैंक को दे दिया है, पीछे आपके पास 80 लाख रह गया। तो यूं आपके बिजनेस के फैलाव में 10 लाख रुपए की कमी आ जाएगी। आप 90 लाख रुपए का कर्जा जारी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप तो 80 लाख रुपए का कर्जा जारी कर सकते हैं। तो यूं हम आपके कर्जा जारी करने की सलाहियत को कम कर देते हैं। तो जब आप रिजर्व फंड के रेशो को बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब है कि बैंकों के पास कर्जा डिलीवर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जो क्रेडिट कंट्रोल में आ जाता है। और इसके अगेंस्ट में अगर चले जाएं कि हम चाहते हैं कि लोगों के पास कर्जा ज्यादा से ज्यादा आ जाए, तो हम ये जो है आपका रिजर्व फंड, इसका रेशो कम कर देते हैं, 2% कर दिया हमने।
हमने बैंकों को कहा कि भाई कितना आपके पास, वो कहता है जी मेरे पास 1 करोड़ रुपए। हम कहेंगे बस इसमें से 1 लाख हमें दे दो रिजर्व के तौर पर, बाकी 99 जो है वो आपका है, उसको कर्जा जारी कर। तो यूं कर्जा देने की सलाहियत बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम क्रेडिट को जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। नंबर नेक्स्ट पे है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं कि बैंक पाबंद कर देगा कमर्शियल बैंकों को, सेंट्रल बैंक पाबंद कर देगा कमर्शियल बैंकों को कि भाई देखिए आप कर्जा जारी करें लेकिन लिमिट मुकर्रर कर लें। कैसे लिमिट? ये 2 तरह की हो सकती है। नंबर 1, हम बैंकों को ऑर्डर जारी कर देंगे कि भाई आज के बाद आपने दुनिया में किसी भी शख्स को जो कर्जा लेने के लिए आएगा उसको 20 लाख से ज्यादा कर्जा नहीं देना। आप फर्ज करें कि आप जाते हैं कर्जा लेने के लिए 50 लाख, आपने तो कहा कि आपने एस्टिमेट कर लिया कि मेरा बिजनेस जो है वो 50 लाख रुपए में सेटल हो जाएगा। तो 50 लाख रुपए का बिजनेस करने के लिए आपने बैंकों का रुजू किया और वहां आपने 50 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर दिया। आगे जाके राशनबंदी हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि जी सॉरी हम तो 50 लाख का डिलीवर नहीं कर सकते, हम आपको कर्जा देंगे 20 लाख रुपया, क्योंकि पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, 20 से ऊपर कर्जा जारी नहीं हो सकता। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैंने बिजनेस की जो प्लानिंग की है वो तो 50 लाख रुपए की है, तो 20 लाख में तो वो बिजनेस हो ही नहीं सकता। लिहाजा आप 50 लाख लेने गए थे, 20 लाख आपको मिल रहा था, आपने नहीं लिया। यूं गवर्नमेंट ने 50 लाख भी देने से इनकार कर दिया और अपना 20 लाख जो देना चाह रहा था वो भी बच गया। तो यूं लोग कर्जा लेना कम कर देंगे राशनबंदी की बुनियाद पर, क्योंकि उसकी मुतलका उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर्जा नहीं मिल रहा, लिहाजा कर्जा नहीं लेंगे। एक तो ये तरीका है कि अमाउंट में कमी कर देना। दूसरा तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ पीपल जो है उसमें कमी कर दी जाए। क्या मतलब? हम कहेंगे कि जी किसी एक घर में 2 आदमियों को कर्जा ना दिया जाए। अगर फर्ज करें कि आप 4 भाई हैं, आपने ये सोचा कि हम चारों भाई मिलकर 50-50 लाख रुपए का कर्जा ले लेते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 2 करोड़ रुपया हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। तो जब आपने अप्लाई किया तो बैंक ने देखा कि भाई आप तो चारों भाई हैं, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, एक ही, तो हमने पाबंदी ये लगा दी कि भाई एक ही घर के 4 अफराद को कर्जा नहीं मिल सकता, एक को मिलेगा। लिहाजा 3 माइनस हो गए, 1.5 करोड़ माइनस हो गया। अब रह गए आप एक, उसमें भी पाबंदी लगा रखी है हमने। उसमें पाबंदी हमने क्या लगा रखी है कि भाई 50 नहीं मिलेगा, 20 मिलेगा। तो यूं जब आप 2 करोड़ का कर्जा लेने गए, आपको सिर्फ 20 लाख रुपए मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे उसको? आपका इतना बड़ा बिजनेस तो 2 करोड़ वाला बिजनेस तो 20 लाख में मेंटेन नहीं हो सकता। लिहाजा हम क्या करेंगे कि कर्जा लेने से इनकार कर देंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि ये चारों तरीके अडॉप्ट करके क्रेडिट को कंट्रोल कर लिया जाता है। फैलाना भी और सुकड़ना भी, दोनों सूरतें मुमकिन होती हैं। तो स्टूडेंट हमने आज इस वीडियो में इसका पहला हिस्सा देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे कि सिलेक्टिव मेथड जो है वो कौन कौन से हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिस आपके पास पहुंचता रहे। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप लोग आप कॉमेंट्स तो बहुत अच्छे दे रहे हैं मुझे, लेकिन लाइक करने में बड़ी कंजूसी आ रही है। आप काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।